परिषद। अब विधान परिषद को लेकर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अनुच्छेद 168 जो है वो विधान परिषद की व्याख्या करता है। और अनुच्छेद 168 का तीसरा बिंदु जो है, अनुच्छेद 168 का तीसरा बिंदु, या पहले दूसरे की बात ले लो, अनुच्छेद 168 के दूसरे में साफ साफ लिखा है कि इन राज्यों में विधान परिषद गठित है। मतलब आप सबको पता है कि मैडम विधान परिषद कितने राज्यों में है, फिलहाल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। 6 राज्य, हालांकि मैं नाम बता चुकी हूं, कोई बच्चा नया है तो एक बार देख लो। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है तेलंगाना। ठीक है ना? यहां तक दिमाग में 6 राज्य है और ये 6 राज्य। इन 6 राज्यों की व्याख्या, मतलब एग्जाम में अगर प्रश्न देखो कि विधान परिषद इन राज्यों में है, उन राज्यों का नाम क्या संविधान में उल्लेखित है? तो बिल्कुल बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, संविधान में जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की नाम का व्याख्या मिलती है, उन राज्यों के नाम की व्याख्या मिलती है अनुच्छेद 168 के दूसरे बिंदु में। कल मैंने एक प्रश्न शाम को पूछा था अनुच्छेद 168 के तीसरे बिंदु में, जिसको लेकर बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे। इसमें साफ लिखा है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद है तो दोनों सदन मिलकर विधानमंडल बनाएंगी। राज्यपाल होगा, ध्यान रखना, राज्यपाल तो होगा ही होगा। और अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा ही है, केवल क्या है? विधानसभा ही है, तो अकेली विधानसभा विधानमंडल का निर्माण करेगी। तो देखो राजस्थान जो है अनुच्छेद 168 तीसरे के आधार पर विधानसभा प्लस राज्यपाल विधानमंडल का निर्माण करता है। और अगर मैं बात करूं यूपी में, ठीक है, यूपी में अनुच्छेद 168 का तीसरा ही है, पर वहां नियम कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद और विधान मंडल। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो अनुच्छेद 168 के दूसरे में राज्यों का उल्लेख है और अनुच्छेद 168 के तीसरे में साफ लिखा है विधानसभा विधान परिषद के द्वारा इसका गठन निर्माण किया जाएगा। अब ये अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला जो अनुच्छेद मैं आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये अनुच्छेद समझ में नहीं आया हो पहले कभी। ठीक है, अनुच्छेद 169, इसमें विधान परिषद के, मैं वीपी लिखूंगी, ध्यान रखना, लिखने में मेरे लिए आसानी होगी और आपको समझाने में भी आसानी होगी। तो विधान जो परिषद है, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया मिलेगी अनुच्छेद 169 में। मतलब किस राज्य में विधान परिषद गठित की जाएगी, मतलब किस प्रकार, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में नहीं है ना अभी, ठीक है, राजस्थान में अभी नहीं है, हमें गठित करनी है। अगर हमें लगे कि हमें राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है, तब आप कैसे गठन करेंगे विधान परिषद का? ठीक है, तो उसके लिए प्रक्रिया समझना, मैं प्रक्रिया समझा रही हूं। पहली बात ध्यान रखना, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा स्वीकृति चाहिए। अब आप देखो हमारे संविधान को कितना प्यारा बनाने वालों ने कितना प्यारा बनाया है, कैसे बनाया है। अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनानी है, अगर राज्य में विधान परिषद बनेगी तो उसी राज्य की विधानसभा से पूछेंगे कि भाई तुम्हें विधान परिषद बनानी है या नहीं बनानी। या अगर राज्य की विधानसभा को लगता है कि हमारे यहाँ विधानसभा होनी चाहिए, तो राज्य की विधानसभा की स्वीकृति, मतलब ध्यान से सुनना, राज्य विधानसभा सदन में प्रस्ताव रखेंगे, विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव में, अब बात ध्यान से सुनना, एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो अच्छे से ध्यान से सुनना। वो बात क्या है? प्रस्ताव रखने पर कुल बहुमत प्लस उपस्थित वैध मत तो का 2/3। अब ध्यान से सुनना,
यहां एक विधान परिषद के निर्माण में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूं। आप राज्य विधानसभा में अगर कोई भी बिल रखते हैं, कोई भी विधेयक रखते हैं, कुछ भी आप अगर विधान परिषद में रखते हो, विधानसभा में रखते हो, तो विधानसभा में सारे मतदान जो है वो सामान्य बहुमत से होंगे, मतलब आधे से ज्यादा सही। 50 में मतलब 100 है तो 51 ने हाँ कर दी, 200 है तो 151 ने हाँ कर दी, मतलब सामान्य बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का उपयोग कहीं भी नहीं होता राज्य विधानसभा में, ठीक है ना, बस एक जगह छोड़कर। जब राज्य विधानसभा को परिषद बनानी है, जब विधानसभा को परिषद बनानी होगी, तब उस परिषद की जो स्वीकृति है उसमें 2/3 मतलब आप कह सकते हो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। बस बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर कभी एग्जाम में देखो एक प्रश्न कि राज्य विधानमंडल, ठीक है, या राज्य विधानसभा 2/3 या विशेष बहुमत का प्रयोग करती है, 2/3 मतलब विशेष बहुमत का प्रयोग करती है। पहला जवाब संविधान संशोधन में, दूसरा ऑप्शन धन विधेयक में, तीसरा ऑप्शन विधान परिषद के गठन में, और चौथा ऑप्शन 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग नहीं करती है। इन चारों में से आपका जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन फिर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में फिर बोलती हूं। राज्य की विधानसभा 2/3 मतलब विशेष बहुमत का प्रयोग करेगी। कब करेगी? कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, केवल एक परिस्थिति को छोड़कर, और वो क्या है? विधान परिषद का गठन। तो जो गठन नहीं करती है विधानसभा को, मतलब उस राज्य में विधानसभा बनाने के लिए एक प्रस्ताव रखेगी विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा, और वह प्रस्ताव यदि कुल बहुमत प्लस 2/3, मैंने ये बहुमत संविधान संशोधन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जो बच्चा अगर इसको नहीं जानता है तो संविधान संशोधन वाली एक क्लास देख लेना, उसमें यह समझ में आ जाएगा कि विशेष बहुमत से विधानसभा उस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति देती है। विशेष बहुमत पर, ठीक है, बहुमत से अनुमति देती है कि ठीक है पारित हो गया। अब पारित होने के बाद अब आगे ध्यान से सुनना, मेरा प्रश्न ये है, राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है, राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है। पहला जवाब विधानसभा, दूसरा जवाब विधानसभा प्लस राज्यपाल, तीसरा जवाब संसद, और चौथा जवाब राष्ट्रपति। बताओ जवाब क्या होगा? प्रस्ताव सदन के सदस्य रखेंगे। सौरभ, जो प्रस्ताव है वो सदन का कोई भी सदस्य रख सकता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ऋषिकेश जी आप सही कह रहे हैं। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 2012 में रखा गया था। तो राज्य विधान परिषद का गठन कौन करेगा बच्चों? संसद करेगी। अब इस बात को समझो, कैसे करेगी संसद? आपने यहां तक समझा, विधानसभा ने अनुमति दे दी कि भाई हमें विधान परिषद चाहिए। अनुमति देने के बाद वह संसद में जाएगा, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, अब ध्यान से सुनना, अब बात फिर ध्यान से सुनना, इन दोनों सदन में सामान्य बहुमत से, तो बहुमत कैसा चाहिए? सामान्य, मतलब 50% प्लस 1, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाए और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए, तो राष्ट्रपति की मतलब ये संसद तीनों मिलकर बनाएंगी। लोकसभा राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित हो गया, और राष्ट्रपति का जैसे ही साइन हो गया तो आप यूं कह सकते हो संसद द्वारा उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है। संसद द्वारा विधान परिषद का गठन किया जाता है। क्या मेरे दोनों पहलुओं पर आपका अच्छे से ध्यान पड़ गया? विधान परिषद के गठन की अनुमति उस राज्य की विधानसभा देगी विशेष बहुमत से। अनुमति मिलने के पश्चात उसका गठन जो है वो संसद करेगी, और संसद में क्या चाहिए? सामान्य बहुमत चाहिए। फटाफट हाँ ना में रिप्लाई करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या आपको अनुच्छेद 169 में अच्छे से समझा पाई या नहीं समझा पाई? ऋषिकेश जी इंट्रोड्यूस आप ये नहीं कह सकते, और हम चर्चा कर लो। राजस्थान जो है, उस राजस्थान में अप्रैल 2012 में जो अशोक गहलोत की पहली जो सरकार थी उसके द्वारा विधानसभा में रखा गया।
उसे विधानसभा में पारित भी करा दिया गया था। उसमें विधान परिषद में 66 मतलब 66 इतने मेंबर्स रखने की बात की गई। अब हुआ क्या, उसको हमने राज्यसभा में रख दिया। ठीक है, अब राज्यसभा में रख दिया तो राज्यसभा जरूरी नहीं है कि उसको वो पारित करे, मतलब उसकी राज्यसभा ने न तो उस पर हाँ करी और न उस पर ना करी, वो राज्यसभा में प्रस्ताव आज भी है, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता। ठीक है, भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा, अगर देखो लोकसभा में रखते ना तो लोकसभा में तो जैसे लोकसभा एक बार भंग हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो प्रस्ताव भी समाप्त हो जाता है, परंतु हमने क्या किया, उस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखा। ठीक है, उसे राज्यसभा में रखा और राज्यसभा ने उस प्रस्ताव पर अभी तक न तो हाँ करी और न ही ना करी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। राज्य विधान परिषद अनुमति देगी, विशेष बहुमत से अनुमति देगी और अनुमति के बाद संसद सामान्य बहुमत से संसद द्वारा इसका गठन किया जाएगा। बिल्कुल मैं कह रही हूं, एमपी है, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें गठन हुआ परंतु समाप्त हो गई। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां भी था, अब नहीं है जम्मू कश्मीर में। कुछ ऐसे राज्य हो सकता है जो मैंने 6 बताए, उन 6 में से कोई तो विधान परिषद गठित करने के प्रयास में है जो अन्य है, या फिर जिन्होंने बना रखा है वो उसे समाप्त करने के प्रयास में है। चलो एक पॉइंट और ध्यान में आ गया बच्चों, ये तो थी बनाने की बात। अगर मैं कहूं कि मान लो हमने विधान परिषद बना ली और अब हमें लगता है कि विधान परिषद किसी काम की नहीं है, तो आप विधान परिषद को समाप्त कैसे करोगे? बताओ, विधान परिषद को समाप्त कैसे करोगे? तो विधान परिषद को बिल्कुल इसी प्रक्रिया से समाप्त किया जाता है, जैसे बना वैसे ही समाप्त होगा। मान लो आपको अब नहीं चाहिए तो राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए विशेष बहुमत के आधार पर अनुमति देगी। ध्यान से सुनना, अब हटाने के लिए अनुमति दे रही है और संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा में सामान्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, स्वीकृत करेंगे और उस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर देंगे। तो चाहे गठन हो चाहे समाप्ति हो, दोनों की प्रक्रिया सेम है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब चलती हूं मैं आगे। ये अनुच्छेद जो था, अगर ये समझ में आ गया तो विधान परिषद आगे तो बहुत इजी है। आगे विधान परिषद में इतना कुछ विशेष मतलब टफ नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है। अब देखो अगला अनुच्छेद बिल्कुल अनुच्छेद 171 है। इस अनुच्छेद 171 में विधानसभा की संरचना प्लस विधानसभा के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। देखो अनुच्छेद 171 में क्या है, विधानसभा की क्या तो संरचना होगी, किस प्रकार वो सदन बनेगा, ठीक है, और किस प्रकार उसमें निर्वाचन होगा। ये बात कहाँ है, अनुच्छेद 171 में। ठीक है, अनुच्छेद 171 क्या कहता है, संरचना पर आ जाओ सबसे पहले। अच्छा मैं इसके नाम उपनाम तो आपको बताना भूल ही गई, चलो पहले सुन लो इसके क्या क्या उपनाम है। विधान परिषद को द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है, विधान परिषद को अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कहा जाता है, विधानसभा को वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। ये क्या है, इसके कुछ उपनाम हैं। विधान परिषद को आप द्वितीय सदन कह सकते हो, उच्च सदन कह सकते हो, स्थायी सदन कह सकते हो, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन कह सकते हो, वरिष्ठों का सदन कह सकते हो। ठीक है, ये इसके कुछ उपनाम हैं। चलो अब चलते हैं आगे संरचना में। सबसे पहले अपन बात करते हैं संरचना की, तो साफ लिखा है विधान परिषद में विधान परिषद के जो सदस्य होंगे अधिकतम, ध्यान रखना अधिकतम, मैं लिख देती हूं, मुझे पता है आपकी दिमाग मेमोरी बहुत तेज है। अधिकतम विधानसभा के 1/3, विधानसभा के कितने चाहिए, 1/3, और न्यूनतम होने चाहिए कितने, 40 सदस्य। देखो शब्द पर फिर जाना, शब्दों पर फिर जाना, अधिकतम होंगे विधानसभा के 1/3। अब आप कैलकुलेशन करके तैयार रखना, राजस्थान में अगर विधानसभा में 200 है, ठीक है, अधिकतम विधानसभा के
कुल के 1/3, ध्यान रखना विधानसभा के कुल के 1/3, टोटल का 1/3 है। तो 200 का 1/3 निकाल के रखो, कितना चाहिए? अधिकतम विधानसभा के कुल 1/3 इतने सदस्य होंगे, ठीक है। या फिर कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आधे, लगभग 67 के आसपास फिगर ले लो, ठीक है। मुझे पता है आप सबका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। 66.66 आ रहा है ना, उसमें आप 67 ले लो कि अधिकतम 67 होगा। अभी तक कितना होगा? अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप देखो, आपके यहाँ राजस्थान में जब 2012 में जो प्रस्ताव रखा था ना, उस प्रस्ताव में कितने सदस्यों की व्याख्या थी? कितने सदस्यों की व्याख्या थी? 66 की थी, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं अधिकतम 67 हो सकते हैं, कम से कम कितने होंगे? 40 होंगे, कम से कम 40 होने चाहिए। अब देखो, जब सात थे ना, जम्मू कश्मीर को हटा दिया, जब 7 थे तब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और जम्मू कश्मीर के पास 36 था। पर अब हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा 6 है। 6 में सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। 6 में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? यूपी में। और अगर मैं बात करती हूँ न्यूनतम की, तो न्यूनतम आपको मिलेगा तेलंगाना में। और तेलंगाना में एकदम डॉट कितने हैं? 40 है, ठीक है। एकदम डॉट 40 है, क्योंकि क्या लिखा है? 40 से कम नहीं होंगे, मतलब 40 तक तो है, 40 से कम नहीं होंगे। तो यहाँ तेलंगाना में बिल्कुल एकदम डॉट 40 पर है। और यूपी में सबसे ज्यादा है 100। यूपी में 100 है, यूपी में 100 है। मैं खुद देखती हूँ कुछ किताबों में कुछ गलत मेंशन है, बच्चों ध्यान रखना, 100 है। यूपी में जो विधान परिषद की सीटें हैं 100 है, न्यूनतम तेलंगाना में 40 है। और राजस्थान ने जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव में उन्होंने 66 सीटों की बात की थी, ठीक है। ये न्यूनतम और आपका अधिकतम विधानसभा के कुल 1/3 और न्यूनतम कितने होने चाहिए? 40। अगर हम देखें तो इस न्यूनतम का कोई भी उल्लेख नहीं करता। 100, 100 मैं समझी नहीं। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में 78 है, बिल्कुल महाराष्ट्र में 78 है। और बोलो अरुण जी, 170 जो है उसमें विधान सभा थी, जो हम पढ़ चुके हैं कल। भगवान लाल जी, विधान सभा में सिक्किम अपवाद है, हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है। विधान सभा में अपवाद है, विधान परिषद में कोई अपवाद नहीं है। विधान परिषद में 40 से नीचे कोई नहीं है, अब पहले जरूर था। सुमन जी, 403 का आप 1/3 निकालो, कितना होगा? 403 का 1/3 निकालो, कितना होगा? कितना होगा? 1/3 कितना होगा? निकालो भाई कैलकुलेशन। आप लोगों की मैथ ज्यादा अच्छी है मुझसे, तो ये मुझे पता है। देखो 1/3 निकालो, फटाफट मुझे फिगर निकाल के दो। फिगर निकालो, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाली क्योंकि मुझे कैलकुलेशन मेरा वेद भवन जी ने 134 है क्या? चलो मान लो 134 के आसपास फिगर है, मान लो। तो 134 तो हो गया अधिकतम, कि 134 से ज्यादा नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। अब यूपी ने क्या किया? इसके बीच का फिगर ले लिया 100। 100 तो हो ही सकता है ना भाई, 134 से ज्यादा नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। तो क्या किया यूपी ने? बीच में ले लिया कि हम तो 100 रख लेंगे। एक काम करते हैं, 100 रख लेंगे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है 1/3 लो, 1/3 अधिकतम होगी और न्यूनतम 40 होगी। चलो आगे चलते हैं। चलो संरचना की बात हो गई, संरचना हो गई। अब संरचना के बाद आगे बात करते हैं चुनाव की। अब देखो निर्वाचन आपके विधान परिषद में निर्वाचन जो प्रक्रिया है, जो निर्वाचन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा निर्वाचन जो है वो चारों सदनों, मतलब 3 जो 4 हैं, चारों में से तीनों सदनों में किसी में भी नहीं होता है, ठीक है ना। देखो कैसे निर्वाचन, अब इस निर्वाचन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। विधान परिषद के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बिंदु, चुनाव होता है, देखो बात इसी में लिखी है, अनुच्छेद 171 में ही है चुनाव, ध्यान रखना। आनुपातिक
प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो आपके संविधान में विधान परिषद के चुनाव के लिए क्या लिखा है बच्चों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यह शब्द लिखा गया है। अब बात आती है मैडम खुला या गुप्त, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा पढ़ा है उनको ये पता है कि ये जो चुनाव पद्धति है वो गुप्त भी होती है और खुली भी होती है। तो देखो विधान परिषद के बारे में संविधान में न तो खुली की व्याख्या है न गुप्त की व्याख्या है, इसमें खुली मतदान प्रणाली होती है, ध्यान रखना। सामान्यतः कह सकते हो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया? खुली की गई, ठीक है। मतलब विधान परिषद में आप जिसको भी वोट देते हो उस वोट को देखा जा सकता है, आप अपने वोट बता सकते हो और आपके वोटों को भी देखा जा सकता है, आपके वोटों को साझा किया जा सकता है। इस व्यक्ति ने इसको वोट दिया है ताकि उससे करप्शन कम हो, ठीक है ना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, केवल इतना ही लिखा है। मैं बच्चों बार बार एक बात कह रही हूं, केवल इतना ही लिखा है, खुली शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जनप्रतिनिधि अधिनियम ने कहा कि निर्वाचन जो होगा वो खुली मतदान प्रणाली से होगा। अब तीसरी बात, इस विधान परिषद में निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? बताओ, विधान परिषद में कुल कितने निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद में निर्वाचित होंगे 5/6। क्यों? क्योंकि मनोनीत कितने होते हैं? 1/6। देखो कितना अच्छा है, फिगर नहीं बताना है आपको क्योंकि हर राज्य का अलग अलग फिगर होगा। तो कह दिया कि निर्वाचित होंगे 5/6, मतलब 6 में से 5 आदमी निर्वाचित होंगे और मनोनीत में 6 में से 1 आदमी मनोनीत होगा। तो मनोनीत कितने होंगे? 1/6। निर्वाचित कितने होंगे? 5/6। यहां तक पॉइंट क्लियर? ये सबको हो गया। अब मैं जो आगे चर्चा करूंगी वो चर्चा करूंगी, देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। विधान परिषद में अपने वोट को नहीं, मैं विधान परिषद के सदस्यों की बात कर रही हूं, ठीक है। आगे चले, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूं निर्वाचन मंडल मतलब क्या है। इस विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, इस विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों को कैसे चुनते हैं? देखो 1/3। अब आप ये कहना मैडम ये क्या लिख रहे हो? 1/12, 1/6। समझना, एक उदाहरण ले लूं, एक छोटा सा फिगर ले लेना। एक उदाहरण लेती हूं, मान लो टोटल 60 है, मान लो कितने? टोटल 60 है। 60 में से 1/3 मतलब 20, फिर 60 में से 1/3 20, ये 5, 1/12 5 और ये क्या हो गया? 10। ध्यान रखना मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया है प्लीज, ठीक है। अरे वेद प्रकाश जी आंग्ल भारतीय को कहां लेकर आ रहे हो? अभी आंग्ल भारतीय अभी कुछ नहीं, आंग्ल भारतीय को छोड़ो। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। मान लो एक एग्जाम्पल है, माना कि टोटल सदस्य 60 है, माना कि टोटल सदस्य 60 है। 60 में से अगर 60 का 1/3 निकाला 20, इसका 1/3 निकाला 20, 1/12 5, 1/12 5, 1/6 कितने हो गए? 10। ये टोटल 60 आदमी हो गए। अब देखना इसका बंटवारा कैसे होगा। 1/3 मतलब विधान मंडल में जो 1/3 होंगे, जो 1/3 होंगे वह सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ध्यान से सुनना, जो 1/3 होंगे वो विधानसभा चुनेगी। ये ध्यान रखना, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा वोट देगी और 20 व्यक्तियों को विधानसभा अपनी तरफ से भेजेगी। विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। अगली बात समझना, जिला स्तर की पंचायत व नगर पालिकाएं, नगर निगम, जो भी जहां जो भी स्थापित है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, इनके द्वारा निर्वाचित। तो जितनी भी पंचायत है, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, जितनी भी पंचायत है, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, उन नगर पालिकाओं
के सभी सदस्यों को मिलाकर क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। 1/12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होता है, शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होता है। अब इस बात को फिर समझना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अब आप ये कह सकते हो मैडम सेकंड ग्रेड की बात हो रही है क्या? देखो, हर राज्य की जो शिक्षा प्रणाली है वो अलग अलग व्यवस्था पर आधारित है। तो साफ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब किसी राज्य में विधान परिषद बनता है तो उस वक्त तय कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षकों के द्वारा जो आपस की जो माध्यमिक सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स होंगे ना, वो आपस में मिलकर तय करेंगे कि हम 5 आदमियों को किसको भेजेंगे, मतलब 1/12 भेजते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, पता है क्या? जो नए नए शिक्षक होंगे ना, उनसे नहीं, उनसे पूछा जाएगा जिन्हें पढ़ाते हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों द्वारा। और वो शिक्षक जिन्हें पढ़ाते हुए 3 साल का एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 साल उन्हें पढ़ाते हुए होने चाहिए समय। जो नए नए शिक्षक होते हैं उनकी नहीं। अगला देखो 1/12, ये कह रहे हैं स्नातकों द्वारा, कॉलेज में बिल्कुल स्नातकों द्वारा निर्वाचित, जो आप क्यों कह सकते हो कि जिनका जो कॉलेज डिग्री 3 साल की कॉलेज डिग्री कर चुके हो, और बिल्कुल इनके लिए भी कंडीशन है कि 3 साल की डिग्री ऐसे नहीं अभी अभी की हो, 3 साल की डिग्री किए हुए उन्हें 3 वर्ष हो चुके हो, 3 स्नातक मतलब ग्रेजुएट हुए उन्हें 3 वर्ष हो चुके हो, वो व्यक्ति 5 सदस्य भेजेंगे। और 1/6 बिल्कुल आप सबको पता है, राज्यपाल के द्वारा क्या होता है बच्चों? मनोनीत होता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। और आप सबको पता है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, यह आपके जो कितने विषय हैं? 5, ठीक है। यह आपके 5 प्रकार के विषय हैं। इनके आधार पर राज्यपाल 1/6 को मनोनीत करता है, ठीक है, मनोनीत करता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? क्या निर्वाचन समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन मत होना, 1/6 मनोनीत होंगे। ये दोनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वो जो 3 वर्ष का कार्यकाल कर चुके, मतलब जिनको 3 वर्ष हो चुके हैं, और ये वो स्नातक जो 3 वर्ष पहले क्या हो चुके हैं? ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। ये आपके जिला परिषद नगर पालिका के द्वारा निर्वाचित, और ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। यहां तक क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये निर्वाचन मंडल एक विधान परिषद का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल आगे चलो, मुझे जवाब मिल गए सबके। अब आगे हम बात करते हैं योग्यता की। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूं, चलो। योग्यता, तो योग्यता की अगर बात करती हूं तो अनुच्छेद 173 आपके काम का है योग्यता में। अनुच्छेद 173 कहता है कि विधान परिषद का जो सदस्य होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको कल भी समझाया था, निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ ली हो उसने, निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ ली हो। अब सोच रहे होंगे कि मैडम चुनाव के बाद होती है शपथ, यहाँ तो वो नामांकन भरने जा रहा है तो ही शपथ हो गई। बिल्कुल बच्चों ध्यान रखना, वो नामांकन भरने जाएगा तो उम्मीदवार के रूप में शपथ लेता है। बिल्कुल सब लोग आगे से आगे जवाब देते हो, है ना। बिल्कुल आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथी बात, संसद के द्वारा अन्य कोई योग्यता भी जोड़ी जा सकती है। संसद के द्वारा आगे कोई अगर चाहे तो वो योग्यता भी जोड़ सकता है। अब तुम्हें एक पॉइंट मैंने कल भी बताया था अयोग्यताओं को लेकर। अयोग्य, कुछ अयोग्यताओं का उल्लेख है, मैं रिपीट नहीं करने वाली, कल की क्लास में पूरा बताया है मैंने। यहां मैं बात करूंगी अयोग्यता घोषणा की, तो ध्यान रखना, विधान सभा हो चाहे विधान परिषद हो, मैंने फिर कल बताया था, आज थोड़ा सा ही रिपीट करूंगी। विधान सभा और विधान परिषद में अगर कोई सदस्य अयोग्य है,
अगर कोई सदस्य अयोग्य है तो उस व्यक्ति को राज्यपाल निर्वाचन आयोग की, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति को जो अयोग्य है उस सदस्य को राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर, परामर्श पर ही सदन में अयोग्य घोषित कर सकता है, और अयोग्य घोषित हो जाएगा तो उसको सदन छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और ध्यान क्या रखनी है, अगर दल बदल करता है, अगर किसी व्यक्ति पर दल बदल की अयोग्यता का आरोप लगता है, अगर दल बदल की दल बदल का आरोप लगता है तो दल बदल के आधार पर विधानसभा में तो विधानसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित करेगा, और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति अयोग्य घोषित करेगा। ठीक है, दल बदल में विधानसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित करता है, विधान परिषद में सभापति अयोग्य घोषित करता है। बाकी जितनी भी अयोग्यताएं हैं ना, एग्जामिनर सिंपल सा प्रश्न पूछे कि विधानसभा, ध्यान से सुनना प्रश्न को, विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। अब इसके ऑप्शन देखना, पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष, तीसरा विधान परिषद का सभापति, चौथा निर्वाचन आयोग। अयोग्य घोषित किया जाता है, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो और जवाब दो उसका। विधानसभा, ध्यान से सुनना, मैंने शब्द कहा मिले, विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाता है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा विधान परिषद का सभापति, चौथा निर्वाचन आयोग। चौथा क्या है? निर्वाचन आयोग। बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका जवाब राज्यपाल होगा, इसका जवाब क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, जवाब राज्यपाल है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन ये आए, देखो ध्यान से सुनना प्रश्न को, विधान परिषद के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता है, विधान परिषद के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता है। पहला गवर्नर, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा विधानसभा का सभापति और चौथा निर्वाचन आयोग। तो अब जो मैंने शब्द काम में लिया है विधान परिषद के सदस्यों को दल बदल के आधार पर, तो दल बदल लिखते ही आपका जवाब क्या हो गया? सभापति। जवाब क्या हो गया? सभापति। चलें आगे, इसका दूसरे का जवाब सभापति है। विधान परिषद के सदस्यों को दल बदल के आधार पर विधान परिषद का सभापति अयोग्य घोषित करता है। मैंने आपको इसमें समझा दिया। मैं कह सकती हूँ इतनी आसान परिभाषा या इतने आसान तरीके से आपको लिखा हुआ समझाया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। किताबों में अगर मिलेगा तो अलग अलग मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहां तक पॉइंट क्लियर। योग्यता अयोग्यता कंप्लीट। अब देखो, योग्यता और अयोग्यता पूरी होने के बाद अब शपथ देख लेते हैं, फिर कार्यकाल देखते हैं। बात करते हैं शपथ को लेकर। शपथ उल्लेखित है अनुच्छेद 88। अब आप कहोगे मैडम ये तो कल वाले अनुच्छेद है, तो बच्चों खास बात समझना, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्याख्या एक ही अनुच्छेद में कर दी। जैसे कि 200 हमने पढ़ा था 272 में कार्यकाल विधानसभा का भी है, विधान परिषद का भी है। 172 में आपने विधानसभा का भी पढ़ा, विधान परिषद का भी पढ़ोगे। 173 में योग्यता विधानसभा की भी थी, विधान परिषद की भी थी। आपकी अनुच्छेद 188 188 में राज्य विधानसभा की भी शपथ है और विधान परिषद की भी शपथ है। ध्यान देखो इन्होंने क्या लिखा, शब्द क्या लिखा है, जो कल था वही सेम है। पहली बात, शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। पहली बात क्लियर, या तो शपथ राज्यपाल दिलाएगा या कौन दिलाएगा? नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में राज्यपाल ने सभापति को कह रखा है कि आप सभी सदस्यों को शपथ दिला देना। ध्यान से सुनो, विधान परिषद से मैंने आपको विधानसभा में क्या समझाया था, याद दिलाओ मुझे, बताओ।
विधानसभा में शपथ कौन दिला रहा था? जवाब दो मुझे फटाफट। विधानसभा में शपथ कौन दिला रहा था? विधानसभा में, मैंने आपको पढ़ाया था ना, विधानसभा में शपथ कौन दिला रहा था? विधानसभा में शपथ कौन दिला रहा था? विधानसभा में शपथ प्रोटेम स्पीकर दिला रहा था। ठीक है, विधानसभा में शपथ प्रोटेम स्पीकर दिला रहा था। और यहां विधान परिषद में राज्यपाल ने सभापति को कह रखा है कि तुम शपथ दिला दो। राज्यपाल ने किसको कह रखा है? देखो, विधानसभा में कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें सारा ही समझ में आ रहा है। विधानसभा में मैंने कहा शपथ राज्यपाल दिलाएगा और राज्यपाल द्वारा नियुक्त दिलाएगा। तो राज्यपाल ने सभा में तो क्या कर रखा है, वो प्रोटेम स्पीकर बना देता है और वो सबको दिला देता है शपथ। और विधान परिषद में क्या कर रखा है, राज्यपाल हैगा और राज्यपाल ने क्या कर रखा है, सभापति को दे रखा है। ठीक है ना, टेंडर जो है, वो जो ठेका है वो सभापति को दे रखा है कि आप दिला देना शपथ। तो पॉइंट क्लियर। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल की अनुमति से और परिषद में सभापति। ध्यान से सुनना, सभापति शपथ दिलाएगा, इसकी संविधान में कोई भी व्याख्या नहीं है। सभापति शपथ दिलाएगा, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तीसरी बात, बिल्कुल अभी हलचल चल रही थी, डब्ल्यू जी थे, कौन थे हमारे, उन्होंने क्या कहा, अनुसूची 3, बिल्कुल वो सही कह रहे थे। शपथ के प्रारूप, शपथ का प्रारूप कहां लिखा हुआ है? शपथ का प्रारूप कहां है? अनुसूची 3 में। शपथ का प्रारूप कहां मिलेगा? अनुसूची 3 में। तो सभी सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति अनुसूची 3 के शपथ के प्रारूप के आधार पर शपथ दिलाई जाती है। शपथ के प्रारूप के आधार पर शपथ दिलाई जाती है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको पॉइंट। कार्यकाल, कार्यकाल अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 में क्या है, कार्यकाल की बात है। अब समझना, विधानसभा के लिए लिखा था 5 वर्ष और अनुच्छेद 172 के दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है समझो। हाँ मुझे पता है आपका जवाब आ रहा है, पर मैं जो संविधान में लिखी हुई भाषा है मैं उस भाषा का प्रयोग कर रही हूं, ध्यान रखना। ठीक है, विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, या 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, या 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या कुछ भी कह सकते हो, किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हो। मैंने सेवानिवृत्त इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ बच्चे सोच लेंगे रिटायर हो जाता है मैडम वापस नहीं आएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अच्छा एक बात और मुझे याद आई, आपको मैं बता देती हूँ, अभी याद आई फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी। 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करता है वो राज्य के सदस्य होने चाहिए, उस राज्य के निवासी होने चाहिए। जो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद में जो 1/6 सदस्यों को, ठीक है, 1/6 सदस्यों को जो मनोनीत करता है राज्यपाल, वो व्यक्ति उस राज्य के निवासी होने चाहिए। ये योग्यता, बाकी अगर ये योग्यता देखी जाए तो ये योग्यता बाकी किसी सदन में नहीं है, केवल विधान परिषद में ही है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल, क्या लाइन लिखी हुई है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य जो होंगे उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा या अवकाश प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, केवल ये लाइन लिखी हुई बस, संविधान में कुछ नहीं लिखा, 6 वर्ष वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब बात को समझना, अब कहोगे मैडम 6 वर्ष पढ़ा है हमने, आपने 6 वर्ष पढ़ा है, बच्चों सही पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही आपने गलत पढ़ा है, ठीक है, आपके जो 6 वर्ष पढ़े हैं आपने सही पढ़ा है, 6 वर्ष में एक पॉइंट भी गलत नहीं है, परंतु 6 वर्ष जो है वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, 6 वर्ष जो है वो संविधान में लिखा हुआ नहीं है, जिसमें देखो अगर आ जाए कि विधान परिषद
विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? तो तुम सबका जवाब होना चाहिए बच्चों स्थायी। विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी। एग्जाम में आ जाए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, और अगर ऑप्शन आ जाए 6 वर्ष तो आप किसको टिक करोगे? 6 वर्ष को। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल और 6 वर्ष आ जाए, मान लो सदस्यों का कार्यकाल पूछा, पहला ऑप्शन दिया 6 वर्ष, पहला दिया 6 माह, दूसरा दिया 5 वर्ष, तीसरा दिया 6 वर्ष, चौथा दिया प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या पद रिक्त हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऑप्शन आपके सामने। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जवाब दो, इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा? हाँ बिल्कुल रुचिका जी, आप इतने दिन कहाँ थे? आज क्लास में काफी टाइम बाद दिखे हैं। बिल्कुल, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं। परिषद में सदस्यों का कार्यकाल है, बिल्कुल। अब आप सब, मुझे पता है सब होशियार हो गए, आप सबका जवाब क्या होगा? दूसरा होगा। आप 6 वर्ष टिक नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में स्पष्ट 6 वर्ष का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये लाइन लिखी हुई है और आप लोग इसी लाइन को वरीयता देंगे, ठीक है? देखो, मेरा कोई लेवल नहीं है। अब लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि मैं केवल राजस्थान पुलिस में काम में आएगा या फिर आरएस में काम में आएगा या पटवारी में काम में आएगा या ग्रेड में काम में आएगा। मैं आपको पॉलिटिकल का वास्तविक ज्ञान देने बैठी हूं यहाँ पर, यूं समझ लो, जो संवैधानिक रूप में और व्यवहारिक रूप में अलग अलग है। क्योंकि मुख्यतः बच्चे जो है वो राज्य विधान परिषद का किसी को भी पूछ लेना, आपके अलावा, आप जो पढ़ रहे हो आप तो होशियार बच्चे हो, आपके अलावा आप ये प्रश्न किसी और से पूछ लेना, आपको मैं ये कह सकती हूँ 100 में से 95% जो बच्चा है वो जवाब देगा 6 वर्ष, क्योंकि सबने रट रखा है 6, जबकि 6 वर्ष संविधान में व्याख्या में नहीं है। बस एक आइडिया लगा जाता है कि 3 राउंड होते हैं और 2-2 साल से 3 राउंड होते हैं, तो कार्यकाल कितना बैठ गया? 6 साल बैठ गया, ठीक है ना? अब आगे देखो। अच्छा, कार्यकाल का पॉइंट क्लियर? तो आपको यही पता होना चाहिए विधान परिषद का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल है वो हर 2 साल से 1/3 सदस्य जो है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सेवानिवृत्त कह लो, अवकाश प्राप्त समझ लो, जो समझना है मजे से समझ लो। बस इतना है कि 1/3 में वो क्या चले जाते हैं, नए आते हैं, चले जाते हैं, नए आते हैं, चले जाते हैं और नए आते हैं, ठीक है? विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी है। विधान परिषद का कार्यकाल क्या है? स्थायी है, वो फिक्स बनी रहेगी। विधान परिषद के लिए मत टिक कर देना, ये तुम लोग ऐसे मत करना। विधान परिषद में भी लिख दो 2 साल बाद में 1/3, ना 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 ना, ऐसा मत करना। विधान परिषद फिक्स, स्थायी, ठीक है? विधान परिषद के सदस्यों के लिए आप कह सकते हो। कार्यकाल का पॉइंट क्लियर? शपथ हो गई आपका, कार्यकाल हो गई, योग्यता हो गया। चलो त्यागपत्र पॉइंट देख लो एक और। त्यागपत्र जो है तो विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद के सभी सदस्य आपके विधान परिषद के सभापति को त्यागपत्र देंगे, ठीक है? सभापति को त्यागपत्र देंगे। ये आपके विधान परिषद के सदस्यों को लेकर या विधान परिषद को लेकर अगर कोई बात थी, योग्यता, कार्यकाल, शपथ, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब पहली बात तो ये है कि आज क्लास इतनी जल्दी फ्री नहीं होगी, ठीक है? मैं आज विधान परिषद हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। सुन लो, छोटा सा एकदम मामूली सा पॉइंट है, एकदम मतलब इजी गोइंग, आराम से, इजी को टफ नहीं है, ठीक है? सभापति, उपसभापति, अनुच्छेद 182 से 185, ठीक है? 182 से लेकर 185 में क्या मिलेंगे? सभापति मिलेंगे और उपसभापति मिलेंगे। अब देखो, सभापति, उपसभापति, पहली बात, सभापति, उपसभापति उन्हें बनाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, राज्यसभा में भी सभापति होता है ना? राज्यसभा में सभापति वो होगा जो उपराष्ट्रपति होता है। यहां ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां उपराष्ट्रपति या कोई उपराज्यपाल थोड़ी ना होगा। विधान परिषद में ध्यान रखना, विधान परिषद में सभापति हो या उपसभापति हो, दोनों ही सदन के सदस्य होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात,
सभापति और उपसभापति दोनों को सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद बनने के बाद सभी लोग आपस में मिल बैठकर तय करते हैं कि सभापति और उपसभापति कौन बनेंगे। ठीक है, सदन के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगली बात शपथ। तो सभापति को शपथ कौन दिलाता है, बताओ? जो सभापति है उसे शपथ कौन दिलाएगा? सभापति और उपसभापति की मैंने कल भी बताया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अन्य कोई शपथ नहीं होती है। वैसे ही सभापति और उपसभापति की भी अन्य कोई शपथ नहीं होती है। चलो, कार्यकाल यही बता दो, कार्यकाल कितना है? तो सिंपल सी बात देखी जाए, सभापति तब तक रहेगा जब तक नया सभापति नहीं आ जाता, या फिर सिंपल सा एक जवाब दे सकते हैं 6 वर्ष। पर संविधान में 6 वर्ष की व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, 6 वर्ष की व्याख्या नहीं है, वो सेम ही लिखा है। जो सदस्यों के लिए लिखा है ना, वही सभापति और उपसभापति के लिए, ध्यान रखना। अलग से 6 वर्ष कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। 5वां बिंदु त्यागपत्र। 5वां बिंदु क्या है? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र में बढ़िया काम है, सभापति तो उपसभापति को दे देगा और उपसभापति सभापति को दे देगा। आपस में वह त्यागपत्र जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। छठा एक पॉइंट और समझ लो, अगर मानो सभापति नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, ऐसे प्रश्न जानने में आपको बड़ा मजा आता है ना, कि सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है, उस परिस्थिति में विधान मंडल, आप कह सकते हो विधान मंडल द्वारा, या आप विधान परिषद ले लो, सही शब्द वही होगा, विधान परिषद द्वारा तय किया जाता है कि अगला विधान आप सभापति किसे बनाते हो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर सभापति उपसभापति नहीं होगा तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। विधान परिषद में और भी तो सदस्य हैं, उन सदस्यों में से किसी को भी आप सभापति बना देंगे। ठीक है ना, सभापति बना देंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब चलो सभापति की शक्तियां भी यही देख लो। सभापति की शक्तियों में पहली बात तो ये पता ही है ना सबको, अगर सभापति नहीं तो उपसभापति काम करेगा। ठीक है ना, जब तक सभापति काम कर रहा है उपसभापति शांति से बैठा रहेगा। जैसे कि अब शक्तियों की बात कर लेते हैं, तो शक्तियों में पहली बात, सदन को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है और निलंबित कर सकता है। अगर सदन में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं हो रहा तो उसे क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। दूसरी बात, निर्णायक मत देता है। अगर मान लो सदन में पक्ष विपक्ष, मान लो 50 ने हाँ कर दिया, 50 ने मना कर दिया, ठीक है, 50 ने हाँ किया, 50 ने मना किया, तो हुआ क्या? बात बराबर होगी। बराबर होने पर सभापति जो है वो सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता है, वो जब पक्ष विपक्ष बराबर हो जाएगा ना तब निर्णायक वोट देगा। ठीक है। तीसरा देखो, दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। दल बदल के आधार पर जितने भी बाकी सदस्य हों उनको क्या करेगा? अयोग्य घोषित कर देगा। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा, निर्णायक मत देगा, स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। बाकी सदन में और भी अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो वो बाकी सारी कार्यवाही देखता है, सदन में प्रस्ताव रख सकता है। ठीक है, सदन में प्रस्ताव रखने की अनुमति दे सकता है, भाषण देने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार के कई ऐसे कार्य हैं जो सभापति सदन में करता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये आपकी शक्तियां आपको पता होनी चाहिए। 3 शक्तियां मुख्यतः है। ठीक है, 3 शक्तियां जो है वो मुख्यतः है। यहां तक हमारी विधान परिषद कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखो हमारी विधान परिषद कंप्लीट हो चुकी है, विधान परिषद पूरी हो गई। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है कि विधायी प्रक्रिया, विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर काम कैसे करती है, कानून कैसे बनाती है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, सत्रों में काम होता है। ठीक है, और सत्रों में जिस प्रकार काम संसद में पड़ा था वैसा ही
आपके राज्य विशेष में है, तो हम देख लेते हैं। लगभग मान के चलो 20-25 मिनट आपको आज और होल्ड ऑन करना पड़ेगा, वरना आदत पड़ गई थी 4 बजे फ्री हो रही थी मैडम भी और आप भी। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम कल उच्च न्यायालय पढ़ सके, कल हाईकोर्ट पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दब्बूलाल जी, आप 10वीं अनुसूची के पीछे क्यों हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य किसे त्यागपत्र देंगे? यही पूछ रहे हैं सुनील जी कि विधान परिषद के सदस्य सभापति को त्यागपत्र देंगे, ठीक है। धीराराम जी, अनुच्छेद मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैंने कल अनुच्छेद को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अनुच्छेद 191 में तो अयोग्यताएं लिखी हुई हैं और अनुच्छेद 192 में हिंदी में गड़बड़ रहता है। 192 में क्या है? अयोग्यताएं घोषित करने की बात है। 191 में अयोग्यताएं लिखी है और 192 में अयोग्यताएं घोषित करने की बात है कि भाई राज्यपाल करेगा या दल बदल के आधार पर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट है, विधान परिषद कंप्लीट है। अब विधान परिषद में और विधान सभापति जो है वो काम कैसे करते हैं, उससे पहले है ना मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, मेरे दिमाग में 2 पॉइंट और आए, मैं आपको बता देती हूँ। चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छे से टच कर जाएगा, समझो। हाँ 2 अनुच्छेद समझ लो। अनुच्छेद 189, पहले आपको 177 समझाई देती हूँ। पहले अनुच्छेद 177 देखो, ठीक है। देखो अनुच्छेद 177 में साफ लिखा है मंत्री व महाधिवक्ता सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा अभी लाइव है ध्यान से सुनो कुछ बातें। आपकी आज शाम को जो है 7 बजे वाली क्वेश्चंस की क्लास नहीं होगी और मेरे क्लास जैसे खत्म होगी, चाहे 4 बजे खत्म हो चाहे 4:30 बजे खत्म हो, जैसे ही आपकी मेरी लाइव क्लास खत्म होगी, खत्म होते ही टेलीग्राम पर आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो मिलेगा, जिसमें हालांकि पटवारी विशेष क्वेश्चंस हैं, जैसे राजस्थान जीके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी मिल जाएंगे आपको। तो इस प्रकार अगर कोई बच्चा एग्जाम देना, टेस्ट देना चाहे तो बिल्कुल मैं चाहूंगी आप सब टेस्ट देना, ठीक है ना, क्योंकि आप जितने भी बच्चे टेस्ट दोगे ना उन सबके स्कोर मैं खुद पर्सनली देखूंगी और जिसके लगभग सही होंगे ना वो नेक्स्ट डे मैं क्लास में अनाउंसमेंट भी करूंगी, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होंगे, सब लोग देना टेस्ट को, पर इतना थोड़ा सा है कि इस बार केवल थोड़ा सा क्या पटवारी वाले बच्चों के लिए विशेष था थोड़ा सा, बाकी उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब क्वेश्चंस को एंजॉय करना अच्छे से। टेलीग्राम का लिंक जो है वो टेक्निकल टीम प्लीज बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन करवा दो, लिंक भेज दो ताकि बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर सके। मेरी क्लास खत्म होने के बाद होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम इसी प्रकार टेस्ट रिट का भी हो जाएगा, कांस्टेबल का, पटवार का, सबका टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात है टेस्ट में अपना रिजल्ट खुद देख सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो और आपके कितने आंसर सही हुए कितने गलत है वो देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। बिल्कुल कहीं से भी हो कोई बच्चा, ऑल ओवर इंडिया, क्या अगर आउट ऑफ इंडिया से भी हो कोई स्टूडेंट तो कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में अपना मोबाइल नंबर लगा देना, सब लोग ध्यान रखें, टेस्ट में अपना मोबाइल नंबर लगाना है आपको, ये ध्यान रखो। चलो आगे शुरू करते हैं। हाँ इस पॉइंट को समझा रही थी मैं बीच में, कहा आपने पॉइंट याद दिला दिया। मंत्री और महाधिवक्ता जो है वो सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक है, सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु सदन में मत, ध्यान रखना, सदन की बैठक में भाग ले सकता है परंतु महाधिवक्ता सदन में मत नहीं दे सकता। मंत्री, अब देखो विधानसभा का मंत्री है तो वो विधान परिषद में बैठ सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। अगर विधान परिषद का मंत्री है तो वो विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, परंतु भाग ले सकता है परंतु वोट मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। अब हमने परसों पढ़ा था कि मैडम कुछ मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे भी तो हो सकते हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, तो ध्यान से सुनो, किसी सदन का अगर कोई मंत्री सदस्य नहीं है तो वोट नहीं देगा। किसी भी सदन का अगर मतलब कोई भी मंत्री है वो सदन का सदस्य अभी तक बना नहीं है
तो वो वोट नहीं देगा। और मंत्री भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है मंत्री, ठीक है, पर वोट नहीं देगा अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो। और अगर विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा में वोट दो, अगर विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद में वोट दो, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो ये पॉइंट पहला था। अब दूसरा एक अनुच्छेद आपको सबको क्या ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 189। अनुच्छेद क्या है, 189। अब ध्यान से सुनना, इस 189 में सबसे पहले लिखा है कि सदन का अध्यक्ष हो चाहे सभापति हो, दोनों की बात हो रही है, ध्यान रखना, अध्यक्ष हो चाहे सभापति हो, दोनों ही सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देंगे, मत नहीं देंगे। यदि पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तो अध्यक्ष और सभापति के द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। तो निर्णायक मत का उल्लेख कहां मिलेगा, ठीक है, निर्णायक मत का उल्लेख कहां मिलेगा, अनुच्छेद 189 में। निर्णायक मत का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 189 में। अध्यक्ष सभापति सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन है जो सदन में वोट नहीं देता, तो सदन में वोट अध्यक्ष नहीं देता और सभापति भी नहीं देता, ठीक है, सदन में वोट अध्यक्ष भी नहीं देगा और सभापति भी नहीं देगा। और अगर बात बराबर हो जाए, पक्ष विपक्ष बराबर हो जाए तो निर्णायक मत दिया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें तुम लोगों को बड़े अच्छे से समझ लो, मुझे बताओ विधानमंडल में, मतलब विधानमंडल में मतलब गणपूर्ति कितनी चाहिए, जैसे आप कहते हैं ना कोरम, गणपूर्ति कितनी चाहिए बताओ। विधानमंडल में या विधानसभा कह लो, विधान परिषद कह लो, ठीक है ना, विधान परिषद कह लो, विधान सभा कह लो, कोरम और गणपूर्ति कितनी चाहिए, कोरम और गणपूर्ति कितनी चाहिए। दबूलाल जी क्या लिख रहे हो, 199 में। अब देखो आप लोग कोरम और गणपूर्ति को लेकर दो बातें ध्यान रखना, दो बातें क्या ध्यान रखना। मान लो तेलंगाना में मैंने बताया था ना कितने हैं विधान परिषद में सदस्य, कितने तेलंगाना में 40 है ना, 40 है तो 40 का 1/10 कितना हो गया, कितना हो गया, 40 का 1/10 कितना हुआ, 4 हो गया ना। अब मुझे क्या ये बताओ, 40 में से 4 आदमी जाएंगे और सदन में कार्यवाही शुरू कर सकते हैं क्या। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, 40 है और 40 में से 1/10 आप कह रहे हो मैडम 1/10 होती है, मतलब 4 आदमी चले जाएं तो कार्यवाही शुरू हो जाएगी क्या। मतलब आपने तो विधान परिषद को ऐसे समझ लिया बेचारी को कि अब मान लो जम्मू कश्मीर में 3.6 था, मतलब जम्मू कश्मीर में भी 4 लोग जाकर कार्यवाही शुरू कर सकते थे क्या। मतलब आप जो जवाब दे रहे हो ना कि मैडम 1/10 1/10, ठीक है ना, उसके आधार पर तो 40 में से 4 जाकर काम शुरू कर सकते हैं। तो आप ही ने तो कहा है 1/10, आप ही ने तो कहा है 1/10, मैंने तो 1/10 का निकाला है। अब बात ध्यान से सुनना, अब ये हो सकता है ये बात तुम सबके लिए नहीं हो, फिर मत कहना मैडम कंफ्यूज कर दिया आपने। ध्यान से सुनना, 1/10 व 10 इन दोनों में से जो अधिक हो, 1/10 गणपूर्ति या तो होगी 1/10, ये राज्य में, ये ध्यान रखना केवल राज्य में है, गणपूर्ति या तो होगी 1/10, ठीक है, गणपूर्ति या तो होगी 1/10 और या फिर होगी 10, या तो होगी 1/10 या फिर होंगे 10 मेंबर। 10 या 1/10 में से जो भी ज्यादा हो वो मान्य होगा। जैसे मैंने अभी कहा तेलंगाना में 40, तो 40 का 1/10 निकालूं तब तो 4, तो 4 तो नहीं, क्यों, क्योंकि कम से कम 10 तो बैठेंगे ही, न्यूनतम गणपूर्ति में 10 होने चाहिए और अधिकतम 1/10। तो ध्यान से सुनो, 1/10 या 10 इन दोनों में से जो ज्यादा हो, 10 तो मेंबर हो गए और 1/10 उनका फिगर निकालना है आपको, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर, कुछ नया सीखा इसको लेकर। तो गणपूर्ति राज्य में ही है, ध्यान रखना, फिर कह रही हूं गणपूर्ति राज्य में ही है, केवल राज्य की बात है, केंद्र में तो 1/10 ही है, बस केंद्र में 1/10 ही है। इसमें क्या लिखा है, या तो 1/10 या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो। पॉइंट क्लियर। चलो
अब मैं आपको बात करते हैं हम लोग आपकी विधान मंडल की। अब मैं विधानसभा और विधान परिषद को एक साथ ले रही हूं। विधान मंडल की शक्तियां, मेरी हेडिंग क्या है? विधान मंडल की शक्तियां। ठीक है, विधान मंडल की शक्तियां। इन विधान मंडल की जो शक्तियां हैं, इन विधान मंडल की शक्तियों में मैं सबसे पहले बच्चों बात करूंगी विधायी शक्ति की। मैं सबसे पहले बात किसकी करूंगी? विधायी शक्ति की। विधायी शक्ति में समझना मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों मिलकर कानून कैसे बनाएंगी। मेरी बात को फिर ध्यान से समझना बच्चों। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद के कार्य हट जाते हैं। वहां विधान परिषद नहीं होती तो बिना विधान परिषद के भी काम हो जाता है। अगर विधान परिषद नहीं है तो बिना विधान परिषद के भी कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, बिना विधान परिषद के भी कार्य हो जाएगा। पर हम मानकर चलते हैं कि अगर मान लो विधानसभा भी है और मान लो विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है वो कानून निर्माण कैसे करेंगी? समझना, कानून निर्माण कैसे करेंगी, कानून कैसे बनाया जाएगा। तो विधायी शक्तियों में समझना विधानसभा और विधान परिषद जो है वह कानून निर्माण कैसे करती हैं। अब आपको मैं 2 बातें 3 बातें समझाती हूं। आपकी जो राज्य की, ध्यान से सुनना इस बात को, राज्य में कानून बनाए तो जाते हैं परंतु कुछ विशेष ऐसे अपवाद भी हैं या कानून बनाने की कुछ सीमाएं भी हैं बच्चों। सीमाएं कैसे? पहली बात सुनना, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें विधानमंडल में रखने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। पता है क्या? कुछ ऐसे विधेयक होंगे जिन्हें विधानसभा मतलब रखेगी तो राज्य, परंतु राज्य में वो राज्य की विधानसभा में विधान परिषद में तब रखे जाएंगे जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझो, दूसरी बात का इंपॉर्टेंस समझो कि कुछ ऐसे विधेयक होंगे जो विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से ही कानून बनेगा। मतलब राज्यपाल की नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तीसरी बात, 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा, मैंने बताया था, अब देखो जिन बच्चों ने वो टॉपिक पढ़ा है उसको तो याद आ गया। 2/3 बहुमत से राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे देती है और राज्य सूची के उस विषय पर विधानसभा कानून नहीं बनाएगी, राज्य कानून नहीं बनाएगा, 1 साल तक केंद्र कानून बनाएगा। अगली एक सीमा देखो, अनुच्छेद 356, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया बच्चों, तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कानून राज्य नहीं केंद्र बनाता है। तो आपको ये 4 ऐसी मैंने बातें बताई जिसमें कानून तो बनना है राज्य में परंतु केंद्र का उसमें हस्तक्षेप हो जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के सामने पहले रखते हैं फिर सदन में रखेंगे विधानसभा में। कुछ ऐसे प्रस्ताव विधेयक होते हैं जिन्हें विधानसभा विधान परिषद दोनों में पारित करवाने के बाद राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है। बोलो अगला, 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के विषय को संसद को दे देती है और उस विषय पर संसद कानून बनाती है। और तीसरा क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन में कानून कौन बनाती है? संसद या केंद्र कानून बनाती है। अब मैं आपको समझाने जा रही हूं, राज्य में आप पढ़ते हो ना विधेयक, तो राज्य में आपको 2 प्रकार के विधेयक मुख्यतः मिलते हैं। एक है सामान्य विधेयक और एक आप सबको पता है ही धन विधेयक। एक आपको मिलेगा सामान्य विधेयक और एक आपको मिलेगा धन विधेयक। ठीक है, अब मैं पहले सामान्य विधेयक की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अनुच्छेद 196 में सामान्य विधेयक अनुच्छेद 196। अब बात को समझना,
सामान्य विधेयक वो सभी विधेयक होते हैं जिनमें धन का कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, जिनमें धन की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है, जिनमें धन की व्याख्या नहीं की गई है, उन सभी विधेयकों को सामान्य या कह सकते हैं सामान्य विधेयक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे 3 तलाक था बच्चों, जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक में कहीं भी धन की बात नहीं है ना, तो 3 तलाक कैसा है? 3 तलाक कैसा है? सामान्य विधेयक है। 3 तलाक कैसा विधेयक है? सामान्य विधेयक है। तो सामान्य विधेयक में अब आपको ये नहीं समझना, पता है सामान्य विधेयक में क्या होता है। अब केंद्र को समझो। केंद्र में मैंने तुम्हें बताया था ना कि सामान्य विधेयक पर अगर 6 माह तक कोई भी सदन कार्यवाही नहीं करता है, अगर 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेता है। अब आपको पता है राज्य में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। कान खोलकर अच्छे सुन लो। सामान्य, हाँ साधारण कह सकते हो, सही है वो साधारण, सामान्य बिल्कुल साधारण सही है, सही याद दिलाया। साधारण विधेयक कह लो, सामान्य विधेयक कह लो, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, साधारण कह लो सामान्य कह लो एक ही बात है। धन विधेयक अलग है, सामान्य या साधारण जो विधेयक है वो अलग पॉइंट है। ठीक है, संयुक्त बैठक राज्य में नहीं बुलाई जाती। अच्छे से कान खोल के सुन लो, केंद्र में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, राज्य में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब समझो क्या होता है। जो साधारण विधेयक होता है उसको समझना अच्छे से। साधारण विधेयक को मान लो आपने विधानसभा में रखा और विधानसभा ने उसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। फिर आपने उसको विधान परिषद में रखा, ध्यान से सुनना, उसको विधान परिषद में रखा, विधान परिषद ने उसमें अनुमति नहीं दी, मान लो। भाई एक बात समझो, अगर इसने भी हाँ कर दिया तो राज्यपाल के पास चली जाएगी बात, सॉरी राष्ट्रपति लिख दिया, राज्यपाल के पास चला जाएगा और राज्यपाल जो है हाँ कर देगा। अब बात समझना, कंडीशन देखना, मैं इस चार्ट के द्वारा आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूं। विधानसभा में हाँ कर दिया, विधान परिषद ने या तो मना कर दिया या उसमें संशोधन कर दिया या कोई जवाब नहीं दिया, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? 3 माह के पश्चात विधान परिषद 3 माह के पश्चात उस प्रस्ताव को फिर पारित करेगी और 3 महीने बाद 1 महीने तक और, मतलब पहले तो टाइम कितना दे दिया? 3 महीने, और फिर टाइम दे दिया 1 महीने। 1 महीने के बाद अगर विधान परिषद हाँ करे तो उसकी मर्जी, अगर मना करे तो उसकी मर्जी। 1 महीने बाद साधारण विधेयक क्या मान लिया जाता है? पारित। अब आपको ये समझ में आएगा कि मैडम विधान परिषद की तो कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, विधान परिषद की तो कोई कदर नहीं है, क्योंकि यहां विधान परिषद ने इसको 3 महीने रोक के रखा, इसने फिर पारित करके फिर भेज दिया और उसी विधेयक में दूसरी बार भी मौका मिलता है। कितने दिन? 1 महीने। दूसरी बार भी मौका मिलता है, 1 महीने मिलता है। और देखो 3 महीने 4 महीने, 1 महीना और मिला के 4 महीने। विधान परिषद साधारण विधेयक को, ध्यान से सुनना, विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है। 4 महीने बाद में चाहे विधान परिषद हाँ करो चाहे विधान परिषद ना करो, वो है पारित मान लिया जाएगा। क्या होगा? वह पारित मान लिया जाएगा। और पारित होने के बाद वो कहां जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल उसको अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो साधारण विधेयक क्या बन जाता है बच्चों? कानून बन जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपको एक बात और समझनी है, पता है वो बात क्या है? अगर मैंने उसको विधान परिषद में पहले रखा, पहले कहां रखा? पहले मैंने विधान परिषद में रखा और फिर मैंने विधानसभा में रखा। मान लो विधान परिषद ने तो हाँ कर दी परंतु विधानसभा ने मना कर दिया, तो विधेयक रद्द हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। समझ लो, विधानसभा ने मना कर दिया तो मना, ठीक है, और विधान परिषद ने अगर हाँ कर दिया तो उसकी कोई कदर नहीं है। पॉइंट समझे? मतलब होता है ना, तुम्हारे साथ में घर वाले पूछ तो लेते हैं तुमसे पर चलती नहीं है। हाँ करते हो तब भी काम हो जाता है और मना करते हो तो भी काम हो जाता है, कई बार हाँ करते हो तो भी काम नहीं होता। ठीक है ना? तो विधानसभा हाँ करे 3 महीने रुकेंगे, फिर हाँ करेगी, फिर 1 महीने और 4 महीने बाद फाइनली उसको पारित कर देंगे हम। दूसरा, विधान परिषद में मान लो पहले रखा और फिर विधानसभा में रखा, तो विधानसभा ने मना कर दिया तो मामला क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
अब ये तो आपने समझी विधानसभा और विधान परिषद की बात। अब इधर आ जाओ, राज्यपाल क्या करेगा। मान लो पहली बात, राज्यपाल उस पर अपनी क्या देगा, स्वीकृति देगा। राज्यपाल उसको अस्वीकार भी कर सकता है, राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। देखो मतलब आप सोचो, एक विधेयक बनता है कितना जटिल होकर बनता है, मतलब उसके सामने कितनी समस्याएं होती हैं। देखो विधानसभा ने हाँ किया, फिर विधान परिषद ने लटका लिया, फिर विधानसभा ने हाँ किया, फिर विधान परिषद ने लटका लिया, फिर फाइनली हाथ जोड़ जड़ा के 4 महीने बाद वो पहुंचा राज्यपाल के पास। राज्यपाल अब उसकी मर्जी है तो हाँ करे, उसकी मर्जी है तो ना करे, उसकी मर्जी है तो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे, और उसकी मर्जी है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, उसकी मर्जी है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये था आपका साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के लिए ध्यान क्या रखना है, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हो, मर्जी हो तो विधानसभा में रखो, मर्जी हो तो विधान परिषद में रखो। ठीक है, और साधारण विधेयक पर, राज्य के जो साधारण विधेयक होता है उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, उस पर साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, और साधारण विधेयक को राज्यपाल स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। साधारण विधेयक पर यदि विधानसभा हाँ कर दे, विधान परिषद अगर ना करना चाहे तो वह 4 महीने तक उसे रोक सकती है। ठीक है, 4 महीने तक रोक सकती है। परंतु अगर विधानसभा हाँ कर दे, विधान परिषद मना कर दे, तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाता है। साधारण विधेयक को लेकर जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता सकती थी मैंने बता दी। एग्जाम में चाहे आप आरएस दे लेना, चाहे आप मतलब एचएम दे लेना, सेकंड ग्रेड दे लेना, फर्स्ट ग्रेड दे लेना, ठीक है, उसमें आपको राज्य विशेष के साधारण विधेयक से यहां से प्रश्न मिल जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से टच करने की कोशिश की है। किसी को नहीं समझ में आ रहा, जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो एक बार मेंशन कर दो कि मैडम ये नहीं समझ में आया, मैं वापस बता दूंगी। क्योंकि आपका जो साधारण विधेयक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा करते हैं आपके धन विधेयक पर। अब हम चर्चा किस पे करते हैं, धन विधेयक पे करते हैं। देखो अब बात करते हैं धन विधेयक की। तो ध्यान से सुनना, धन विधेयक की परिभाषा मिलेगी अनुच्छेद 199 में। मतलब कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे, परिभाषा है 199 में, और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 198 में, 198 में। तो धन विधेयक आपकी परिभाषा मिलेगी अनुच्छेद 199 में और प्रक्रिया मिलेगी अनुच्छेद 198 में। समझो, देखो यहां बात आपको क्या समझनी है कि सबसे पहली चीज, धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सबसे पहले उसे विधानसभा में रखेंगे। पूर्व अनुमति से क्या करेंगे, सबसे पहले विधानसभा में रखेंगे। दूसरी बात, कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो धन विधेयक की घोषणा विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, सबसे पहले कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी घोषणा होगी। धन विधेयक की विधानसभा अध्यक्ष घोषणा करेगा, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है, फिर राज्यपाल उसकी अनुमति देता है, और अनुमति देने के बाद उसे विधानसभा में रखा जाता है, और विधानसभा में पारित हो जाए तो विधान परिषद 14 दिन के भीतर या तो उसको पारित कर दे, या जवाब नहीं देता, या मान लो मना कर देता है, तो 14 दिन के बाद धन विधेयक अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। फिर खास बात समझो, यहाँ धन विधेयक को लेकर भी विधान परिषद के पास में कोई विशेष अधिकार
नहीं है, केवल 14 दिनों तक उसको रोक सकता है, 14 दिन के बाद उसको पारित करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो पारित करने की व्याख्या है ये मिलेगी आपको अनुच्छेद 198 में, और इसके बारे में आपको उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 199 में। मेरी दोनों बातों को ध्यान से सुनना। महेश जी, अगर मैंने साथ साथ में संसद क्लियर किया तो ये टॉपिक और लंबा खिंच जाएगा। मैंने यहाँ संसद को अच्छे से डिटेल में समझाया है, बस विधानसभा की जगह आप लोकसभा ले लो। लोकसभा में सबसे पहले रखते हैं संसद में। धन विधेयक की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद में। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा भी 14 दिन के भीतर पारित नहीं करता तो पारित मान लिया जाता है। मतलब ये व्यवस्था जो है वो एक जैसी है। संसद में लोकसभा राज्यसभा है और राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद है। राज्यपाल की देखो सबसे पहले क्या होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो घोषणा करेगा कि ये धन विधेयक है, फिर वो विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, उसकी अनुमति होगी। अनुमति होने के बाद विधानसभा में रखेंगे, विधानसभा उसे पारित करता है। विधान परिषद 14 दिन के भीतर हाँ ना में जवाब दे दे, हाँ करे तब भी पारित, ना करे तब भी पारित। ठीक है, दोनों जगह पारित। ये जो व्याख्या है ये मिलेगी अनुच्छेद 198 में, और ये दोनों जो व्याख्या है वो मिलेगी अनुच्छेद 199 में। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये आपकी पहली जो विधायी शक्ति थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार अच्छे से फिर देख लो। धन विधेयक में और साधारण विधेयक में अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो। पहली जो विधायी शक्ति है वो हमने समझ ली। दूसरी शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। ध्यान से सुनना, कार्यपालिका शक्ति में मंत्री परिषद, कार्यपालिका में कौन होती है बच्चों? मंत्री परिषद ही तो होती है। कार्यपालिका में मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विधानसभा हटा सकती है। तो कार्यपालिका शक्ति विधान परिषद के पास नहीं, कार्यपालिका शक्ति विधानसभा के पास निहित है, क्योंकि विधानसभा के बहुमत से ही तो कार्यपालिका बन रही है, और विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव से ही मंत्री परिषद हटती है। तो मंत्री परिषद को पैदा भी विधानसभा कर रही है और मंत्री परिषद को हटा भी विधानसभा ही रही है। इसलिए कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होगी? विधानसभा के हाथ में होगी। तीसरी बात समझो, वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति में दो बात ध्यान रखो। पहली बात, धन विधेयक, जिसे आप कहते हो ना बजट पारित करना, बजट पारित करना और धन विधेयक एक ही बात है। तो बजट और धन दोनों पर ही विधानसभा का नियंत्रण होता है। ठीक है, दोनों पर ही विधानसभा का नियंत्रण होगा। और दूसरी बात, आपने एक शब्द सुना है ना, राज्य की संचित निधि। तो राज्य की संचित निधि भी विधानसभा के नियंत्रण में होती है। राज्य की संचित निधि भी किसके नियंत्रण में होगी? विधानसभा के। तो वित्तीय शक्तियां भी, चाहे धन विधेयक कह लो, चाहे बजट कह लो, चाहे संचित निधि कह लो, किसके हाथ में? विधानसभा के हाथ में। चौथी बात, संविधान संशोधन की। ध्यान से सुनना, चौथी बात क्या है? संविधान संशोधन की। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या संविधान संशोधन में राज्य भाग लेती है? क्या संविधान संशोधन में राज्य भाग लेती है? हाँ ना में जवाब दो, बताओ। क्या संविधान संशोधन में विधानसभा भाग लेती है? तो बिल्कुल, कुछ विषयों पर संशोधन करने हेतु राज्य की विधानमंडल से अनुमति ली जाती है। राज्य की विधानमंडल सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत कह लो आप, आज सामान्य पता नहीं कैसे मूड पे जम रखा है मेरे, साधारण बहुमत। ध्यान से सुनना, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो। संविधान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। संविधान संशोधन जो है, राज्य कुछ विषयों पर,
राज्य जो है वो कुछ विषयों पर संविधान संशोधन में भाग लेती है, कुछ पर, सभी पर नहीं लेगी। जैसे मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है, राज्य भाग नहीं लेती। परंतु अगर राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन पद्धति में कुछ परिवर्तन करना है तब राज्य भाग लेगी। ठीक है, तो कुछ विषयों पर राज्य भाग लेती है। राज्य में विधानमंडल सामान्य बहुमत से अनुमति देने पर संविधान संशोधन मान्य होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, राज्य कभी भी संविधान संशोधन की पहल नहीं करेगा। मतलब राज्य चलाकर अपनी मर्जी से संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। पहली बात क्लियर, अपनी मर्जी से संविधान संशोधन नहीं करेगा, संविधान संशोधन की पहल नहीं करेगा। दूसरी बात जिसमें, मतलब हम कहते हैं ना विशेष प्लस राज्य बहुमत, जो तीसरे प्रकार का है ना विशेष प्लस राज्य बहुमत, इस विशेष प्लस राज्य बहुमत में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर, मतलब जिस विषय में राज्य की आवश्यकता होती है, जिस विषय में राज्य की आवश्यकता होती है उसमें यदि राज्य विधानसभा मना कर दे तो वह संविधान संशोधन नहीं होता। मतलब जहां राज्य की संविधान संशोधन में अनुमति पूछी जाती है वहां राज्य की अनुमति आवश्यक होती है। अगर राज्य अनुमति नहीं देता है तो संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, यह संविधान संशोधन का पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और समझ लो, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था 4:30 तक क्लास होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है, सब खुश रहो, निश्चिंत रहो। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो, चुनाव, निर्वाचन। अब आपकी विधानसभा या विधान परिषद जो है, या विधानसभा कह लो, विधान परिषद कह लो, ठीक है। चौथा क्या, विधानसभा, फिर समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रिपीट कर लूंगी। निर्वाचन में पहली बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पहली बात क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। दूसरी बात, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? बताओ, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? नहीं लेते। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हें विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। तो विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधानसभा ही चुनकर भेजती है। और कोई पॉइंट? हाँ, एक बात और याद आई ना, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को, विधान परिषद में भी तो चुनाव है ना, विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य हैं उन्हें भी विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, विधान परिषद किसी के चुनाव में भाग नहीं लेती है। विधान परिषद किसी के भी चुनाव में भाग नहीं लेगी। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। विधानसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेंगे। और विधानसभा के सभी सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी विधानसभा किस किस के निर्वाचन में भाग लेती है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत मत करना, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिए। अब इसमें जैसे कि एक बच्चे ने भी पूछा है मैडम चौथा पॉइंट वापस रिपीट करो, तो एक बार देख लो। संविधान संशोधन, पहली बात, राज्य खुद चलाकर संविधान संशोधन की पहल नहीं कर सकती। राज्य खुद जो है वो संविधान संशोधन नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहां राज्य की अनुमति चाहिए, मतलब जिस संविधान संशोधन में राज्य की अनुमति चाहिए, जिस संविधान संशोधन में राज्य की अनुमति चाहिए, वहां राज्य की अनुमति मिलने पर ही संविधान संशोधन होगा। अगर राज्यों की अनुमति नहीं मिली तो संविधान संशोधन नहीं होगा। तीसरी बात, राज्य जो है वो संविधान संशोधन में
वोटिंग किस पर करेंगे? वोटिंग किस आधार पर करेंगे? विशेष नहीं करेंगे। किस आधार पर वोटिंग करेंगे? साधारण बहुमत से वोटिंग करेंगे। ठीक है ना? तो संविधान संशोधन में पहल नहीं करेगा राज्य, कभी भी खुद चलाकर नहीं कर सकता। संविधान संशोधन के लिए जहां राज्य की अनुमति आवश्यक है, वहां बिना राज्य की अनुमति से संशोधन नहीं होगा। और राज्य में साधारण बहुमत से वोटिंग की जाएगी। जो संविधान संशोधन का जो विधेयक होगा, उस विधेयक पर साधारण बहुमत से वोटिंग की जाएगी। महेश जी, विधायी शक्ति मुझे वापस बतानी है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, विधायी शक्तियों में हमने सबसे पहली बात ये देखी थी कि जो साधारण विधेयक होता है, विधायी शक्तियों में जो साधारण विधेयक होता है, उस साधारण विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में रख सकते हो। ठीक है, किसी भी सदन में रख सकते हो। और दूसरी बात, जो साधारण विधेयक है, यदि विधानसभा में पारित हो जाए, विधान परिषद मना कर दे, तो विधान परिषद उसे 4 महीने तक रोक सकती है। उसके पश्चात वह पारित मान लिया जाएगा और जैसे ही राज्यपाल की अनुमति मिलेगी, वह कानून बन जाता है। परंतु अगर साधारण विधेयक विधानसभा में पहले विधान परिषद में रखा, विधान परिषद ने हाँ कर दी, परंतु विधानसभा ने मना कर दिया, तो विधेयक कैंसिल हो जाता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, मना कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये तो हुई साधारण की बात। एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक जो है, उसे सबसे पहले विधानसभा में रखना जरूरी, और विधानसभा में पारित हो जाए तो विधान परिषद केवल 14 दिनों तक उसे रोक सकता है। 14 दिनों के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से धन विधेयक कानून बन जाता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यह आपकी विधायी शक्तियां हुई। बिल्कुल, साधारण विधेयक को आप चाहे मर्जी हो तो विधानसभा में रखो, मर्जी हो तो विधान परिषद में रखो। तो बिल्कुल अजय जी, कॉन्स्टिट्यूशन सारी एग्जाम्स में आता है। विधानसभा के सदस्य जो है, वो विधानसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देंगे। चलिए, मुझे फटाफट जो मैंने समझाया उससे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लिखो फटाफट पहले, तो ताकि फिर अपन क्लास को मैं फ्री करूं, क्योंकि हमारी विधानसभा, विधान परिषद, विधायी प्रक्रिया, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है।